हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 11 जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द्रव्य के तापीय गुण। बच्चों ये बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि जो 11वीं क्लास का कोर्स है उसमें आप जानते हैं मैकेनिक्स का बोलबाला है और मैकेनिक्स के बाद अगर किसी टॉपिक का नंबर आता है तो वो है थर्मो का। और थर्मो में जो भौतिक राशियाँ होती हैं पढ़ने के हिसाब से वो है ताप तथा ऊष्मा। दूसरा रीज़न ये भी है कि ताप और ऊष्मा जो हैं वो हमारे बोध धारणा में होते हैं। बोध धारणा का मतलब होता है जिन्हें अनुभव किया जा सकता है। टेम्परेचर और हीट दोनों को आप इजी गोइंग अनुभव कर सकते हैं। इस अध्याय में बच्चों हम ऊष्मा क्या है, ताप क्या है, प्रवाह कैसे होता है और कैसे उसकी ऊष्मा संचरण की जो विधियाँ होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ में जानेंगे कि जो उबलता हुआ जल है वो ठंडे से क्या होता है, जो ठंडी बर्फ़ होती है उससे बहुत अधिक तप्त होता है और जब ये जल उबलता है या ठंडा होता है तो उस दौरान जो अंदर का तापमान है वो बिना परिवर्तित हुए कैसे ऊष्मा अंदर या बाहर होती रहती है। तो ये सब इंटरेस्टिंग जानकारियाँ आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। उससे पहले हम जानेंगे ताप और ऊष्मा के बारे में। ताप और ऊष्मा क्या है? बच्चों जैसे आप देख रहे हैं सामने चाय दिखाई दे रही है आपको, एक प्याली है और साथ में इसमें निकल रही है भाप। इसे देखते ही आप बता सकते हो सर ये चाय क्या है, गर्म है। कैसे? क्योंकि ये जो बाहर आपको भाप दिखाई दे रही है इसके आधार पर। लेकिन बच्चों हमें गर्म चाय अगर पसंद है तो हम क्या करते हैं, उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो जैसे आप इसको छूने का प्रयास करोगे आप तुरंत हाथ हटा लेते हो या कई बार पीते समय जीभ जल जाती है। और ऐसे ही अगर हम इन बर्फ़ की सिल्लियों को हाथ लगाते हैं तो हमें ठंडक लगती है। कई बार आप देखा है कि जो बर्फ़ की सिल्ली है वो हम यहाँ माथे पर लगाते हैं और हमें थोड़ा अच्छा लगता है। हम बोलते हैं हमारा सर दर्द कर रहा था इसलिए हमने यहाँ पर लगा लिया। तो ये दोनों ही एक अलग अलग अवधारणा है, ताप और ऊष्मा, लेकिन है एक ही। कैसे? जो ताप का जो पर्याय है वही क्या है, ऊष्मा है। तो बच्चों इस चैप्टर में हम इनके बारे में ही जानेंगे कि कैसे हमने इस चाय के कप को छुआ तो हमें गर्म लगा और गर्म किसके द्वारा लगा, गर्म तो क्या है यहाँ ताप हो गया, और किसके द्वारा लगा तो इसको छूने से जो ऊष्मा का संचरण है वो आपकी उंगलियों के द्वारा होता है। तो उंगलियों के द्वारा हुआ और आपको पता चला कि चाय कैसी है, गर्म या ठंडी है। तो बच्चों गर्मपन और ठंडेपन का अनुभव हमें यहाँ पर हो रहा है। तो पहले हम बच्चों जानेंगे ताप के बारे में। ताप तथा ऊष्मा में सबसे पहले नंबर हम लेते हैं किसका, ताप का, कि टेम्परेचर क्या है। तो बच्चों ताप जो है वो एक भौतिक राशि होती है जो मैंने आपको बताया कि किसी वस्तु के गर्मपन या ठंडेपन का एहसास कराता है। यानी अगर आप किसी वस्तु को छूते हो या आप दूर से भी कई बार देख कर बता सकते हो, जैसे इसमें भाप आ रही है, तो अगर हमें उसमें छूने पर क्या हो रहा है, उसके गर्मपन या ठंडेपन का एहसास हो रहा है, तो वो कौन सा फैक्टर है जिसके कारण हमें पता चल रहा है? तो बच्चों वो फैक्टर कौन सा है, वो ताप है। यदि वस्तु को छूने पर वस्तु गर्म लगती है तो वस्तु उच्च ताप पर है, हाई टेम्परेचर पर है। बिल्कुल सही बात है, गर्म है तो इसका मतलब टेम्परेचर कैसा है, हाई है। और अगर वस्तु को छूने पर हमें ठंडी लग रही है तो बच्चों हम उसे कह सकते हैं कि वो कम ताप पर है। ठीक है। इसके अलावा बच्चों खास बात यह है कि जो 7 भौतिक राशियां हैं, 11th क्लास का चैप्टर शुरू करते ही जो आप एक चैप्टर पढ़ते हो मात्रक एवं मापन, उसमें एक सारणी आती है और उसमें आपको 7 भौतिक राशियों के नाम के साथ उनके 7 मूल मात्रक याद करने के लिए दिए गए हैं। और उन 7 में आपने देखा होगा ताप का नाम भी शामिल है, द्रव्यमान लंबाई समय वाली जो सारणी है ना उसके अंदर। तो 7 मूलभूत भौतिक राशियों में ये शामिल है, ये ध्यान रखना इस चीज़ का। और ताप का बच्चों ऐसा ही मात्रक जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो मात्रक है वो है केल्विन होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। ताप बच्चों कैसी राशि है, ये भी एक खास बात है। ताप एक अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं? ऐसी भौतिक राशि जिसमें वस्तु का परिमाण तो होता है लेकिन परिमाण के साथ दिशा का बोध नहीं होता। अब बच्चों ताप के बाद हम बात करते हैं ऊष्मा की, कि ऊष्मा जो है वो ऊर्जा का ही एक रूप होती है। यानी ऊष्मा भी क्या है, हीट, वो एनर्जी का ही क्या है, एक रूप है जो 2 या 2 से अधिक निकायों के मध्य
तथा उसके परिवेश के मध्य ताप में अंतर के कारण होता है। कैसे? जैसे मैंने बताया कि चाय की प्याली को हम छूते हैं तो हमारा हाथ तो नॉर्मल ताप पर है, लेकिन चाय जो थी वो क्या थी? अधिक ताप पर थी, उच्च ताप पर थी। तो उच्च ताप और हमारा सामान्य ताप, तो दोनों के बीच में क्या हो गया? गैप हो गया ना भाई, दोनों परिवेश हो गए, एक गर्म परिवेश है, एक नॉर्मल परिवेश है, तो दोनों के बीच का जो गैप करेगा वो कौन करेगा? वो उष्मा करेगी। जैसे आप उसको छुओगे, किसको? चाय के प्याले को, तो वहां से उष्मा का संचरण आपकी उंगलियों के द्वारा आपके हाथ तक पहुंचेगा और आपको गर्म लगेगा। समझ गए आप? तो ये ताप के अंतर के कारण क्या होता है? हमें उष्मा का अनुभव होता है। गर्म वस्तु तथा ठंडी वस्तु को परस्पर संपर्क में लाया जाता है, तब ऊर्जा किधर से किधर? गर्म वस्तु उच्च ताप वाली से ठंडी वस्तु निम्न ताप वाली में प्रवाहित होती है। एग्जाम्पल सेम चल रहा है कि जैसे आपने बर्फ को लगाओ आप हाथ, तो ऐसे नहीं कि आपके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप चाय की प्याली को पकड़ोगे तो आपका हाथ तुरंत पिछड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपको उच्च ताप वाली एनर्जी निम्न ताप को देगा। और ये हमने यहाँ पर कहा है कि जो गर्म वस्तु है वो हमेशा ठंडी वस्तु को क्या कर रही है? उष्मा दे रही है। ठीक है। अब बच्चों, पदार्थ जो होते हैं उसमें होते हैं अणु। ठीक है, अणु होते हैं ना कि उनकी अणुओं की संख्या के आधार पर ही तो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो पदार्थ के अणुओं की अनियमित गति के कारण पदार्थ की ऊर्जा को उसमें ऊर्जा कहते हैं। भाई गर्म करने का मतलब होता है कि जो अणु है, भाई छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर एक जगह में बहुत सारे आदमी हैं और वहाँ चारों तरफ मान लीजिए आग लग गई, तो वो उसके अंदर जो आदमी वो बच्चों क्या करेंगे? वो भागेंगे, दौड़ेंगे। समझ गए? तो इसी प्रकार से बच्चों यहाँ है कि जो पदार्थ के अणु होते हैं उनको अगर कहीं हाई टेम्परेचर मिलता है तो उनकी गति भी क्या हो जाती है? अनियमित हो जाती है। तो अनियमित होने के कारण वो कम टेम्परेचर वाले भाग की ओर दौड़ने लग जाते हैं। तो उनकी गति कैसे होती है? अनियमित गति होती है। और उनसे जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसमें ऊर्जा कहते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। उसमें ऊर्जा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। आपको बताया गया था कि जो ऊर्जा का मात्रक है वो क्या है? जूल है। कार्य ऊर्जा शक्ति वाले चैप्टर में भी आपने इसे विस्तार से पढ़ा है। लेकिन बच्चों उसमें ऊर्जा का जो व्यवहारिक मात्रक है, जो हम सामान्यतः काम में लेते हैं, वो क्या होता है? वो होता है कैलोरी। तो बच्चों ध्यान में रखना, उसमें ऊर्जा का सामान्य मात्रक क्या है? कैलोरी है। ऐसे पॉइंट दिमाग में रिमाइंड कर लिया कीजिए। और हमारे नोट्स भी आपके इसी प्रकार से हमने आपके लिए बनाए हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ में आप ध्यान रखना 1 कैलोरी बराबर होते हैं 4.2 जूल होते हैं। और ये गणितीय जो आप मैथमेटिक्स करोगे इस टॉपिक के अंदर या कहीं भी अगर कोई सामान्य विज्ञान अगर आप पढ़ रहे हो, तो बच्चों नॉर्मली जो हम काम में लेते हैं वो है 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। ठीक है बच्चों, चलिए हो गया। अब एक परिभाषा है कि 1 कैलोरी की परिभाषा क्या होती है या 1 कैलोरी किसे कहते हैं, ये एग्जाम में भी पूछते हैं बच्चों। तो एक गर्म पानी का तापमान अगर 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक उसमें ऊर्जा का मान 1 कैलोरी के तुल्य होता है। कि उबलता हुआ जल है या 1 ग्राम पानी, मान लीजिए 1 ग्राम पानी का तापमान है 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए? वो होती है 1 कैलोरी होती है। समझ गए बच्चों आप? अब बच्चों इसके बाद जो दूसरा इसका टॉपिक है वो है ताप मापन। कि चलो ताप की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन उस ताप को किस प्रकार से मापा जा सकता है वो हम पढ़ेंगे। तो ताप मापन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ताप मिति क्या है। भाई भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ताप को मापा जाता है क्या कहलाती है? ताप मिति कहलाती है। और ताप मिति कहलाती है। अब ताप मिति में देखिए आप किसी वस्तु के ताप का बोध कराने के लिए हमें क्या करना है? एक संख्यात्मक रूप से पैमाना लेना है। भाई कितना ताप है, कितनी क्वांटिटी है, तो उसको पता लगाने के लिए हम एक न्यूमेरिकल उसका स्केल होता है, संख्यात्मक पैमाना होता है, और उसे हम कहते हैं ताप पैमाना। ठीक है बच्चों, ताप पैमाने के आधार पर वह उपकरण जिसमें ताप का मापक्रम प्रयुक्त होता है, यानी वो स्केल जिसके द्वारा आप उस टेम्परेचर को नाप रहे हो या माप रहे हो उसे, या जो ताप का मापन करता है, सीधी से अगर बात करें कि वह उपकरण जो ताप का मापन करता है उसे आप क्या कहते हैं?
आसानी से आप बता सकते हैं तापमापी कहते हैं। आपने देखा है डॉक्टर जो मुंह में एक थर्मोमीटर टाइप में देते हैं, तो वो थर्मोमीटर ही क्या है बच्चों, तापमापी है। अब बच्चों सबसे पहली जो बात है इसमें कि तापमापी है उसको बनाते समय किस बात का ध्यान रखा जाता है। तो तापमापी के निर्माण के समय ऐसे पदार्थों का चयन करते हैं जिनके भौतिक गुणों में ताप के साथ पर्याप्त परिवर्तन होते हैं। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और उन फिजिकल प्रॉपर्टीज में टेम्परेचर के साथ इफेक्ट होना चाहिए। यानी ऐसा पदार्थ लेते हैं जिसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो टेम्परेचर के साथ चेंजमेंट करता हो, यानी ताप उस पर क्या हो, लगता हो। जैसे आपने पत्थर ले लिया और अब उसको गर्म कर रहे हो, तो ऐसा पदार्थ हमें नहीं लेना। हमें पदार्थ ऐसा लेना है जो ताप के साथ क्या है, इफेक्टिव है। जैसे ताप के साथ द्रव्य के आयतन में परिवर्तन, क्या समझे, जल मान लेते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल उदाहरण दिया है, द्रव्य ले लिया मैंने जल। अब जल को मैं गर्म कर रहा हूँ, गर्म करते गए तो क्या देखोगे आप, पात्र में जो पानी है वो भाप बनकर उड़ गया। तो इसका मतलब इफेक्ट हुआ ना, चेंज हुआ ना उसके अंदर। तो ये लाइन इसका मतलब है कि ऐसे पदार्थ लेने होते हैं जिसमें भौतिक गुणों में ताप के साथ पर्याप्त परिवर्तन होते हैं। और साथ में उसको समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे पानी है, तो पानी है वो, उसको ताप का प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर, तो ताप के साथ द्रव्य के आयतन में परिवर्तन। अगर इस लाइन को समझ गए तो हम इस बात को समझ गए कि तापमापी में किस प्रकार पदार्थ का चयन करते हैं। ताप मापक्रम में पदार्थ की दो सरलतापूर्ण अवस्था लेते हैं। दो सरल अवस्थाएं होती हैं पदार्थ के लिए, जैसे वायुमंडलीय दाब। बच्चों वायुमंडलीय दाब आप पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसलिए आपसे ये कहा जाता है कि आप पहले वाले वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि फिजिक्स के जो टॉपिक होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। वायुमंडलीय दाब होता है एटीएम, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब पर पिघलते हुए यानी सामान्य दाब मान लीजिए, पिघलते हुए बर्फ की अवस्था एवं उबलते हुए जल की अवस्था, ये दो अवस्थाएं काम में जाती हैं। यानी एक तो बिल्कुल निम्नतम और एक बिल्कुल अधिकतम। तो उबलता हुआ जल क्या होता है, अधिक टेम्परेचर का एक सूचक है, और बर्फ की अवस्था क्या है, एक निम्न टेम्परेचर की सूचक है। फिर देखो बच्चों, पिघलते हुए बर्फ ठंडी है, तो बर्फ के ताप को हिमांक जो आइस पॉइंट है वो बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया जाता है। यानी सामान्य जो निम्नतम ताप आप ले रहे हो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, और जो एफ लिखा हुआ है वो फ़ारेनहाइट में है। तथा उबलते हुए जल के भाप के ताप को, उबलते हुए जल के भाप के ताप को भाप बिंदु, हम इसे क्वथनांक भी कहते हैं। इसे आपने हिमांक कहा है, इसे क्वथनांक कहा है। स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। यानी बर्फ के लिए वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो उबलते हुए पानी के लिए वो कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ऐसे ही बर्फ के लिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट था, तो ये यहाँ कितना है बच्चों, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो आप जो लो पॉइंट है वो आपका हिमांक है, और जो हाई पॉइंट है टेम्परेचर के हिसाब से वो क्वथनांक है। ओके बच्चों। और बच्चों जो न्यूनतम पॉइंट है, जो हिमांक जिसे आप कह रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड कह रहे हैं या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कह रहे हैं, वो न्यूनतम नियत बिंदु है LFP। तथा ये भाप बिंदु बच्चों, भाप बिंदु जो है उसको उच्चतम नियत बिंदु UFP कहते हैं, ठीक है। ये हो गया लो फिक्स पॉइंट, और ये हो गया अपर फिक्स पॉइंट। यानी LFP मतलब लो कम, UFP अपर यानी उच्च, ठीक है बच्चों, ये दोनों पॉइंट हो जाते हैं। अब बच्चों हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके अंदर, और ये टॉपिक आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ आएंगे अलग अलग ताप पैमाने, और उससे हम उनको आपस में क्या करेंगे बच्चों, चेंज करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ताप के विभिन्न पैमाने हैं, हम हमारे कोर्स की बात कर रहे हैं, केवल कोर्स की। पैमाने और भी हैं इसके अंदर, लेकिन कोर्स के हिसाब से हम पैमाने डिवाइड करके 4 यहाँ। पहला देखो बच्चों, सेंटीग्रेड या सेल्सियस ताप पैमाना। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बताया जा रहा है कि आपको क्या ध्यान रखना है। आपको इसमें 3 बातें ध्यान रखनी है, लो टेम्परेचर कितना है, मैक्सिमम कितना है, और बीच का गैप कितना है। बस ये 3 बातें आपको ध्यान रखना है। परिभाषा तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, जैसे हिम बिंदु कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब न्यूनतम मान कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। भाप बिंदु, उच्चतम बिंदु कितना है,
100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब परिभाषा अगर आप लिखना चाहो, बनाना चाहो तो बना सकते हो कि वह ताप पैमाना जिसमें हिम बिंदु को 0 डिग्री सेंटीग्रेड व भाप बिंदु को 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं उसे हम सेंटीग्रेड या सेल्सियस ताप पैमाना कहते हैं। बच्चों ये हो गया 0, ये हो गया 100 और बीच का गैप कितना होगा? 100 समान भाग होते हैं तथा प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेंटीग्रेड के मान का होता है। भाई 100 भाग हैं और समान भाग हैं तो इसका मतलब 100 में प्रत्येक भाग कितने होगा? एक का होगा ना, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के मान का होता है। कहने की बात यह है न्यूनतम मान 0, अधिकतम 100 और बीच का गैप वो भी 100। ठीक है। दूसरा बच्चों फ़ारेनहाइट ताप पैमाना। नॉर्मली हम जब किसी कॉम्प्लेक्स में जाते हैं या किसी बस में जाते हैं जो तापमान मापने की एक मशीन लगी होती है और उसमें टेम्परेचर लगभग फ़ारेनहाइट में ही वो तापमान बताती है। तो बच्चों देखो इसका हिम बिंदु है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और भाप बिंदु है इसका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और इस पैमाने में जो बीच का गैप है वो है 180 और समान भाग होते हैं तो प्रत्येक भाग कितने का हो जाएगा बच्चों? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का। इसमें क्या याद रखोगे? जो न्यूनतम मान है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और जो मैक्सिमम मान है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। समझ गए बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। यह है र्यूमर ताप पैमाना। र्यूमर ताप पैमाने में जो न्यूनतम मान है वो होता है 0 डिग्री र्यूमर और भाप बिंदु में होता है 80 डिग्री र्यूमर और बीच में होते हैं 80 समान भाग होते हैं तथा प्रत्येक जो भाग है वो 1 डिग्री र्यूमर मान को प्रदर्शित करता है बच्चों। 0 डिग्री आर हो गया, 80 डिग्री आर हो गया। समझ गए आप? और ये लीजिए आपकी परम अवस्था में केल्विन ताप पैमाना। ये परम अथवा केल्विन है, परम अथवा केल्विन ताप पैमाना। या तो आप इसको परम ताप पैमाना कहिए या आप इसको केल्विन ताप पैमाना कह सकते हैं। बच्चों इसमें क्या होता है? इसमें हिम बिंदु होता है 273.15 केल्विन, भाप बिंदु जो है इसके अंदर वो होता है 373.15 केल्विन और इस पैमाने में 100 समान भाग होते हैं तथा प्रत्येक जो भाग है वो 1 केल्विन के मान का होता है। यहाँ हो सकता है कई बार आप इसे न्यूमेरिकल सोल्व करने जा रहे हो तो वहाँ लगभग 273 पॉइंट ये आगे का मान 16 भी दिखाई देता है आपको। आप एज अपनी बुक्स के अनुसार चलिए 273.15 केल्विन होता है। तो इसका न्यूनतम, ये अधिकतम और बीच का गैप हो गया 100। अब जो हमने 4 जो पढ़े हमारे कोर्स के हिसाब से ताप पैमाने, उनसे हम एक सारणी बनाएंगे और वो सारणी बच्चों आपको दिमाग में फिट करनी है। ठीक है, चलो बनाते हैं। देखिए बच्चों विभिन्न ताप पैमानों में संबंध, और ये अगर हम समझ गए तो हम जनरल साइंस में भी जा रहे हैं साथ साथ में, क्योंकि जनरल साइंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और हमारा कोर्स तो ये है ही, तो कोर्स के हिसाब से तो पढ़ना, साथ में हमारे सामान्य क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं। तो बच्चों देखो इस सूत्र को पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ। आपको पहले तो याद रखना है उस ताप पैमाने का पाठ्यांक, मतलब ताप पैमाना कौन सा है, डिग्री सेंटीग्रेड है या फ़ारेनहाइट है या र्यूमर है या केल्विन है। ठीक है, फिर उसमें माइनस करना है न्यूनतम नियत बिंदु, यानी जिस तापमान की आपने बात की है उस तापमान का जो न्यूनतम जो मान हमने लिया था, हिमांक जिसे आप कहते हैं वो, और फिर लेना है आपको उच्चतम जो भाप बिंदु है वो लेना है, फिर वापस जो न्यूनतम नियत बिंदु है वो लेना है, बराबर ये सारे मान क्या है, कांस्टेंट मान है। ठीक है, शॉर्ट में हमने लिखा ताप पैमाना माइनस LFP अपॉन UFP माइनस LP बराबर नियतांक, निम्नतम को लो से, उच्चतम को U से, और ये वापस से निम्नतम हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम अगर हमें चारों पैमाने याद हैं तो हम इस सूत्र को बना सकते हैं जिससे हम मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे। ये लीजिए बच्चों, सबसे पहले हमने उनके नाम लिख लिए, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन, और साथ में देखो UFP, LFP, UFP माइनस LFP। ये सारणी आपको याद करनी है। समझ गए बच्चों, ये सारणी सबसे ज़्यादा मोस्ट है। कैसे? देखो सेल्सियस में मैंने आपको क्या बताया था, हिमांक 0 और भाप बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर, बीच का गैप 100 ही है। फ़ारेनहाइट की बात करें, हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, बीच का गैप हो गया 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी प्रकार जो र्यूमर है उसका 80 डिग्री मैक्सिमम है ना, 0 डिग्री र्यूमर
निम्नतम हो गया, बीच का गैप हो गया 80 डिग्री, ठीक है। केल्विन का 373.15 केल्विन मैक्सिमम, 273.15 केल्विन ये हो गया आपका मिनिमम, और बीच का गैप हो गया 100 केल्विन। ओके बच्चों, अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया। ये देखिए दोबारा ये फॉर्मूला लेकर आएंगे वापस, आगे वाली स्लाइड में लेकर जाएंगे, ठीक है। देखो अब सबसे पहले मैंने क्या कहा था, ताप पैमाने का पाठ्यांक, जैसे सी है, ये लीजिए सी की बात करते हैं, माइनस न्यूनतम, न्यूनतम कितना है 0, बटा में देखो ये UFP माइनस LP क्या होता है, ये गैप होता है, बीच का गैप, ठीक है। तो हम डायरेक्ट गैप का मान रख देते हैं, बटा गैप कितना है 100 का, समझ गए। फारेनहाइट का करें, पहले F, भाई पाठ्यांक कौन सा F का है, माइनस न्यूनतम 32 बटा गैप 180, 212 नहीं आएगा, गैप बीच का गैप 180 बराबर इसी का R का, R माइनस न्यूनतम 0 अपॉन मैक्सिमम कितना हो गया, सॉरी गैप कितना हो गया 80, बराबर ताप पैमाना हो गया कि माइनस न्यूनतम मान 273.15 बटा बीच का गैप 100, ठीक है। अब हमने ये जो 100 है, 180 है, 80 है, 100 है, इसमें 20 का भाग दे दिया, 20 का भाग देते यहाँ आ गए 5, यहाँ आ गए 9, यहाँ आ गए 4, यहाँ आ गए 5, और ये सूत्र बन गया। अब बच्चों क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए आपको केल्विन में और डिग्री सेंटीग्रेड में मान निकालना है, ज़्यादातर मान इसी में निकाले जाते हैं, किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में। तो मैं क्या करूँगा, C/5 ये तो हो गया डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और बराबर K माइनस 273.15 और बट्टा 5, यानी जिसमें मान ज्ञात करने हैं वो मान हमने ले लिए, ठीक है। फिर उनको लेकर उनको सॉल्व कर दो, सी ये कट गया, क्या बच गया, C बराबर K माइनस 273.15, इसको इधर ले आओ, केल्विन बराबर C प्लस 273.15, और ये मैंने यहाँ लिखा है, देखो केल्विन में ताप, K का मतलब केल्विन का ताप, बराबर सेल्सियस में ताप, C का मतलब सेल्सियस में ताप, प्लस 273.15 प्लस 273.15, यानी बात ये है आपको इस सारणी के माध्यम से ये याद करना है, और ये याद हो गया तो जिन जिन की बात की जा रही है उनको आपस में बराबर दिखा दो, ठीक है, और आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो बच्चों हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं। ओके, वह ताप ज्ञात कीजिए जिसका पाठ्यांक फारेनहाइट तथा सेल्सियस पैमानों के में समान रहता है। दोनों में क्या होता है बच्चों, समान होता है, में समान रहता है। बच्चों पहले तो मैं आपको बता दूं ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है और कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आता रहता है कि वह ताप कौन सा है जो डिग्री सेंटीग्रेड या फारेनहाइट दोनों में क्या है, सेम होता है। बच्चों आपको भी ये सुनकर एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगती होगी शायद। चलो देखते हैं कौन सा है वो। सूत्र हमारा हो गया C/5 बराबर F माइनस 32/9। अब आप सोच रहे होंगे सर कहाँ से आ गया, दोबारा देखिए, ये लीजिए, इन दोनों को ले लिया, C/100 बराबर F माइनस 32/180, ये 20 का इसमें दे दिया भाग, 5 आ गया, यहाँ आ गया 9, लीजिए आ गया। तो C/5 बराबर F माइनस 32/9, ये सूत्र लगा दिया। अब दूसरी बात, सवाल में क्या दिया गया आपको, F बराबर C कि तापमान जो है वो फारेनहाइट में भी उतना है और डिग्री सेंटीग्रेड में उतना है। ये हम कंसिडर कर लेते हैं बराबर अक्ष, अक्ष को मान लिया, ठीक है, एक मान लो, दो मान लो, जो भी आपको मानना है वही मान लीजिए आप। जैसे मैंने यहाँ अक्ष मान लिया, ठीक है, तो अक्ष बट्टा 5 बराबर अक्ष माइनस 32/9। अब इसको वज्र गुणा किया तो ये बच्चों ये हो गया 9 अक्ष, इसको इधर गुणा किया तो पहले आएगा 5 अक्ष, फिर माइनस 32 गुणा 5, तो ये हो गया 160। फिर इस 5 अक्ष को इधर ले आई तो 9 अक्ष माइनस प्लस के इधर का माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5 अक्ष बराबर इधर कितने बच गए, माइनस के 160, बच गया 4 अक्ष, 9 अक्ष में 5 अक्ष गए, 4 अक्ष बच गए, आगे कितना है माइनस के 160। फिर हमने इसका पक्षांतर कर दिया 4 का, 4 गया बट्टा में, माइनस 160/4 बराबर माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों वह कौन सा ताप है जो डिग्री सेंटीग्रेड या फारेनहाइट में समान होता है, तो आप बताएंगे माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लीजिए, तो माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड का जो मान है वो फारेनहाइट तथा सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं, दोनों में क्या होता है, समान रहता है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन एक और शानदार क्वेश्चन आपके लिए कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप फर्स्ट फारेनहाइट में और सेकंड केल्विन ताप पैमाने पर कितना
होगा। जैसे आप किसी बड़े मॉल में गए और वहाँ आपका टेम्परेचर बताया जा रहा है, तो आपको भी ध्यान में होना चाहिए कि आप स्वस्थ हो तो कितना टेम्परेचर लगभग होना चाहिए। तो बच्चों बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, और आपके जनरल जो रूटीन है, डेली लाइफ है, उसमें भी ये ध्यान रखना होना पड़ता है कि आपको कितना टेम्परेचर होना चाहिए स्वस्थ मनुष्य के लिए। ठीक है, चलो, स्वस्थ मनुष्य का शरीर का ताप आपको ये भी याद ध्यान रखना होगा कि डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो बच्चों चलो आगे सॉल्व करते हैं। सूत्र हमारा आ गया, हम चेंज करें डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, पहले फ़ारेनहाइट के अनुसार। तो C/5 बराबर F-32/9। तो वजह कर लें, 9 चला गया ऊपर, 9C/5 बराबर बच गया F-32। 32 को इधर ले आइए आप, तो ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि इधर माइनस का है। तो बचेगा F बराबर 9C/5 प्लस 32। अब इसमें मान रख दो, F बराबर 9 गुणा C की वैल्यू 37/5 प्लस 32। ओके, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 333/5 प्लस 32। इसमें भाग दिया हमने बच्चों, ये आ गया 66.6, और इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर उसमें टेम्परेचर आ रहा है तो व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है। चलो बच्चों आगे देखते हैं। इसी सवाल में पूछा है कि केल्विन में कितना होगा। तो डिग्री में कितना है, ये आ गया सूत्र, डिग्री सेंटीग्रेड में 37 प्लस 273.15 केल्विन, तो ये हो गया 310.15 केल्विन। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप केल्विन में कितना होता है, 310.15 केल्विन होता है। अब बच्चों आपकी किताब का क्वेश्चन है, अभ्यास प्रश्न में से हमने ये क्वेश्चन लिया है, और इस क्वेश्चन में है कि नियोन तथा CO2 के त्रिक बिंदु क्रमशः है 24.57 केल्विन, 24.57 केल्विन तथा 216.55 केल्विन है CO2 का है। इन तापों को सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट ताप मापक्रमों में व्यक्त कीजिए। यानी आपको के लिखा हुआ है, इसका मतलब केल्विन के मान दिए गए हैं, और किस में चेंज करना है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। बहुत आसान है, बस हमें सूत्र याद होना चाहिए। चलो बच्चों, ये तीनों का सूत्र मैंने ले लिया है इसमें, क्योंकि हम इन तीनों से ही क्या करने वाले हैं, मान निकालने वाले हैं। क्योंकि केल्विन का दिया हुआ है, तो केल्विन को पहले बदल लेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में, फिर केल्विन को बदल लेंगे फ़ारेनहाइट में। तो बच्चों पहले नियोन के लिए देखते हैं, नियोन के लिए कितना मान है, 24.57 केल्विन है। चलो सॉल्व करते हैं सवाल को। पहले नियोन के लिए बात करें तो सूत्र हो गया C/5 K-273.15/5, 5 से 5 कट गया, ये हो गया C बराबर K-273.15। K का मान में रख दिया 24.57, इसको सॉल्व कर दिया तो बच्चों ये आ गया -248.58 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना आसान। अगला देखिए, अब चेंज करेंगे इसको अपन फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट और इधर आ गया केल्विन, तो इसको चेंज करते हैं। 9 5 तो कटेंगे नहीं, इसलिए 9 जाएगा ऊपर, यहाँ 9 आ जाएगा गुणा में, ठीक है, और 32 आ जाएगा आगे, प्लस 32 पक्षांतर कर देंगे, और ये जाएगी F-32 जो है, आप इसको देखिए एक बार, F-32/9 है बराबर K-273.15/5 हो गया। अब ये इक्वेशन हम लेकर जाएंगे यहाँ पर आगे की। तो देखो ये बच्चों F है, पूरा बट्टा है, इसके नीचे पूरे बट्टा में 9 है, ठीक है। अब इस बट्टा 9 को ऊपर ले जाएंगे, तो 9 से इसको गुणा करेंगे और आगे आ जाएगा बच्चों प्लस आ जाएगा। फिर बच्चों K की जगह मान रखेंगे 24.57, ये मान हमें सवाल में दिया गया है। फिर माइनस 273.15 है बट्टा 5 प्लस 32, इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ गया -415.444 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है बच्चों। अब CO2 की बात करते हैं। दूसरा सवाल में आपको दिया हुआ है CO2, तो CO2 के लिए आप देखिए मान आपको दिया हुआ है 216.55 केल्विन में। सबसे पहले C बराबर K-273.15, भाई आप एक मान कर चुके हैं तो दूसरे मान में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ आपको केल्विन का मान यहाँ पर रखना है, ये रख दीजिए, रख दिया यहाँ पर। अब इसको सोल्व कीजिए, बच गया -56.6 डिग्री सेंटीग्रेड, आपका पहला आंसर आ गया। फिर देखो बच्चों फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे, तो फ़ारेनहाइट के लिए आ गया F-32/9 बराबर K-273.15/5। तो बच्चों अब ये वापस सोल्व कर दिया, इसको 9 चला गया ऊपर गुणा में इस पूरे की, ठीक है, बट्टा में 5, और K का मान रख दिया 216.55 माइनस 270.15, इनको हमने घटा लिया, घटाकर 9 से गुणा कर दिया, 5 का भाग दे दिया, प्लस 32, और ये आ गया 69.88 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है बच्चों। न्यूमेरिकल करते समय बस दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत हमें केवल सूत्र याद करने में होगी, लेकिन वो हम पहले याद कर लेंगे।
चलो बच्चों, इसमें एक टॉपिक और जुड़ा हुआ है जिसका नाम है ताप का आदर्श गैस पैमाना। आइडियल गैस की बात कर रहे हैं कि हम चलो तापमापी तो बना रहे हैं, लेकिन वो गैस कौन सी लें जिसमें वो आइडियल के रूप में काम करे। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशंस क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। कांच में द्रव तापमापी प्रसार गुणों में अंतर के कारण नियत बिंदुओं से अन्य तापों के भिन्न पाठ्यांक दर्शाते हैं। जो कांच होता है ना, तो कांच में जो एक होता है द्रव तापमापी, उसमें जो भिन्न भिन्न पाठ्यांक दर्शाते हैं, उसका कारण क्या है भाई। जैसे द्रव तापमापी में कांच भी होता है और पारा भी होता है। अब पारे को आप देखें, कांच पर आप देखो पानी डाल दो, पूरा कांच गीला हो जाता है, लेकिन आप पारा डालोगे ना तो पारा लुढ़क जाएगा, मतलब उसको गीला नहीं करता, पारा लुढ़क कर सिकुड़ कर नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होते हैं बच्चों, द्रव तापमापी में ये भिन्नता उत्पन्न करते हैं भाई। पारा एक अलग भिन्नता उत्पन्न करता है, पानी एक अलग भिन्नता उत्पन्न करता है। तो ऐसे में क्या है, जो तापमान है वो निश्चित नहीं रह सकता, यानी एक समस्या हो गई। तो अब हम ऐसे क्या करें, गैस का चयन कैसे करें, उसके लिए क्या एक पैमाना लिया जाए। तो देखो, गैस तापमापी में किसी भी गैस का उपयोग किया जाए, ये सदैव एक ही पाठ्यांक प्रदर्शित करते हैं। कम घनत्व पर सभी गैसें क्या होती हैं, समान प्रसार आचरण दर्शाती हैं। यानी जो आइडियल गैस के लिए ये भी एक अच्छी बात है कि कम घनत्व जो होता है तो सभी गैसें क्या लगती हैं, ऐसा लगता है कि जो उनकी प्रॉपर्टी तो वो क्या है, सेम ही है। दाब दाब P, आयतन V तथा ताप T, PVT, ये ध्यान रखना। अब उष्मागतिकी में इन तीन का ही महत्व चलता है। थर्मो के अंदर PVT सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। P यानी प्रेशर, V यानी वॉल्यूम और T यानी टेम्परेचर। वे चर राशियाँ हैं जो किसी दी गई मात्रा द्रव्यमान की गैस के आचरण की व्याख्या करते हैं। तो बच्चों आप ध्यान रखना, अब थर्मो के अंदर किसी गैस का व्यवहार दर्शाते हैं दाब, आयतन और ताप। यानी इन तीनों के आधार पर ही हम किसी गैस के आचरण की व्याख्या कर सकते हैं कि वो गैस कैसा व्यवहार करेगी। ठीक है बच्चों, अब गैसों के लिए बच्चों बात करते हैं। जब ताप को नियत रखा जाता है, जब टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, फिक्स होता है, तो किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब, ताप नियत है। मैंने कहा तीन राशि है, PVT, T फिक्स है। जब T फिक्स होता है तो दाब जो है ना वो आयतन के V के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे बॉयल का नियम भी कहते हैं। चलो बच्चों, बॉयल का नियम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए, T नियत है तो बच्चों क्या हो जाएगा, दाब है ना वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक को बढ़ाओगे दूसरा घटेगा, और अगर दूसरे को बढ़ाओगे तो पहला घटेगा, मतलब रिवर्स कार्य करते हैं। और इनको अगर वज्र गुणा किया जाए तो PV बराबर क्या हो गया, नियतांक हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर इसी प्रकार जब दाब को नियत कर दें, जब दाब को नियत करते हैं तो किसी निश्चित परिमाण की जो गैस का आयतन है वो उसके ताप के समानुपाती होता है। इसे हम चार्ल्स का नियम कहते हैं। यानी इस बार ये दाब को नियत रख रहा है, तो दाब को नियत रखेंगे तो इसमें आ जाएगा V समानुपाती T हो जाएगा बच्चों। और अब इन सबको अगर मिक्स किया जाए, यहाँ T को बट्टा में ले आए, V बट्टा T बराबर क्या हो गया, नियतांक हो गया। अब PV बराबर क्या बच्चों, नियतांक है, ये देखिए समीकरण फर्स्ट से। और V अपॉन T भी क्या है, नियतांक है। अब इनको एक साथ अगर हम लें, हम इनको एक साथ लें तो ये बनेगा PV बट्टा T बराबर नियतांक। एक में PV नियतांक था समीकरण एक में, V अपॉन T नियतांक समीकरण दो में, और समीकरण एक और दो दोनों का अगर मिला दिया जाए तो PV अपॉन T बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, नियतांक हो जाएगा। और नियतांक हो जाएगा, और इस नियतांक का जो मान है वो होता है म्यू आर। हो सकता है किसी बुक के अंदर NR लिखा हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो N यहाँ पर मात्रा है। जैसे म्यू यहाँ पर क्या है, म्यू गैस के प्रतिशत यानी उसकी मॉडल में मोल की संख्या है कि कितने मोल उसमें हैं। और आर क्या बच्चों, ये आप फिक्स याद कर लेना, दिमाग में फिट कर लेना इसको, सार्वत्रिक गैस नियतांक, इसका मान है 8.31 जूल इंटू मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। बच्चों नियतांक हमेशा आपके माइंड में होने चाहिए। जहाँ भी आप स्टडी करते हो वहाँ एक पेज के ऊपर जितने भी नियतांक आपके काम आते हैं वो सब लिख लीजिए, क्योंकि उनकी जो वैल्यू है वो फिक्स होती है और उनको याद कर लेने से हमारा टाइम बहुत बचता है। क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सीधा हम उन नियतांकों की जो मान है वो काम में लेते हैं, उनकी वैल्यू हमारे यूज में आती हैं। तो बच्चों ये PV बराबर T को ऊपर ले गए, और बच्चों ये बन गया PV बराबर म्यू RT। और बच्चों आपको बता दूं ये आदर्श गैस समीकरण की व्याख्या करता है। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, आप बोलते हो PV बराबर nRT, रसायन विज्ञान में आता है ना। बस हमने यहाँ क्या कर रखा है, म्यू रख रखा है,
तो P बराबर क्या हो गया म्यू आर टी, या चलो एन आर टी बोल दो, हम एन को मान लेंगे यहाँ पर कि एन गैस के प्रत्यय से मोल की क्या है संख्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया, इसका मान हो गया। तो आदर्श गैस समीकरण से बच्चों ये हो गया आदर्श गैस समीकरण हो गया। पीवी समानुपाती क्या हो गया टी हो गया, क्योंकि म्यू आर तो क्या है नियतांक है, और अगर वी नियत है तो बच्चों पी समानुपाती क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, यानी जो दाब है वो ताप के भी क्या होता है समानुपाती होता है। समझ गए बच्चों। और इसी बात का ध्यान रखा जाता है गैस का चयन करते समय। अब सारी बातें इसमें आई है, देखो पहले क्या आई थी दोबारा देखिए, P समानुपाती 1/V, फिर आई V समानुपाती T, और अब आगे बच्चों P समानुपाती T। ठीक है, यानी PVT में ही आपस में संबंध चल रहा है, और ये तीनों ही क्या करेंगे बच्चों जो तापमापी में जो गैस है उसके चयन के एक मॉडल प्रदर्शित करेंगी। इस प्रकार बच्चों नियत आयतन पर गैस तापमापी में ताप को दाब के पदों में मापा जाता है। क्यों मापा जाता है, क्योंकि P समानुपाती T, तो दाब को भी ताप के पदों में मापा जा सकता है। भाई कहने की बात यह है, जब आप थर्मामीटर लगाते हैं ना मुंह के अंदर तो उसमें प्रेशर बनता है, और उस प्रेशर को प्रेशर यानी P, और वो टेम्परेचर बताता है T, तो जितना प्रेशर है वो क्या हो गया उसका टेम्परेचर हो गया, इसका मतलब P समानुपाती T हो गया। अब बच्चों नियत आयतन पर रखी कम घनत्व गैस, मैंने आपको बताया कि कम घनत्व जहाँ होता है, ठीक है, और कम घनत्व होता है इकाई आयतन में उसकी मात्रा कितनी है। तो कम घनत्व होता है तो जो गैसें होती है ना उनका व्यवहार भी क्या होता है एक समान होता है। तो कम घनत्व गैस के ताप तथा दाब के मध्य ग्राफ क्या होता है बच्चों एक सरल रेखा होती है। जैसे हमने ये अलग अलग टेम्परेचर ले रखे हैं, हम चलते सीधा -273.15 डिग्री 273.15 कैलोरी मान लो, या डिग्री सेंटीग्रेड जो भी आप इसमें लेते हो, तो 273.15 का जो हमने मान लिया है, तो बच्चों देखो 200 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ है, तो 200 300 के 250 और 300 के बीच में आपको यहाँ मिलेगा, ये पॉइंट यहाँ हो गया। ठीक है, और यहाँ से हमने शुरू किया और ये आगे सामान्य अवस्था में, और सामान्य अवस्था से ये ग्राफ देखो आप आगे सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक बच्चों, ये 273.15 इसमें ये पैमाने के अनुसार ये मान आपको दिया गया है। अब बच्चों कम घनत्व जो गैस होते हैं उनके लिए दाब तथा ताप के मध्य ग्राफ बनाएंगे। अब पहले किसके बीच में था बच्चों, ये था दाब तथा ताप के मध्य। अभी आपको पता है P समानुपाती T, उसके अनुसार आपको पता है समानुपाती ग्राफ कैसा आता है, सीधी रेखा आता है, और शुरू कहाँ से होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से ये होता है। और अब हम बात करते हैं दाब तथा ताप के मध्य ग्राफ, जिसमें सरलेखा बहिर्वेशित करके यानी बाहर की ओर आदर्श गैस के लिए परम निम्न ताप प्राप्त किया जाता है। इस ताप को हम परम शून्य ताप कहते हैं। यानी अलग अलग गैसें लेंगे A B C, और उनका घनत्व क्या है बच्चों कम है, व्यवहार भी क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। तो तीनों का व्यवहार अगर समान होगा तो वो तीनों एक न्यूनतम पॉइंट तक कहाँ तक जाती हैं, उस पॉइंट की हम व्याख्या करते हैं ग्राफ के द्वारा। देखिए परम शून्य ताप जो देखो एक बार ये ग्राफ देख लीजिए आप कि A B C गैस हैं, और इन तीनों को जब कम घनत्व पर देखा गया तो इन तीनों का जो आचरण है वो इस प्रकार से पाया गया कि तीनों एक बिंदु पर आ रहे हैं। ये बच्चों डॉट डॉट हैं, ये डॉट डॉट में, ठीक है, और ये एक ही बिंदु पर आ गए -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पर, और ये हो गए यहाँ पर ताप। और -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है ना, इसका कैल्विन आप क्या करेंगे 0 कैल्विन में करेंगे आप इसे। अगर आपसे 0 कैल्विन को चेंज करना हो तो कैसे करेंगे भाई, कैल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273.15, तो इसको आप क्या कर देंगे भाई, C का मान कितना है, कैल्विन का मान कितना है बच्चों 0 है, ठीक है, तो C का कितना आएगा, इसको इधर ले आओ, तो -273.15 यानी ओके। ओके मतलब होता है 0 कैल्विन, और उसी को हम बोलते हैं 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये परम शून्य का ताप का मान है वो डिग्री सेंटीग्रेड और 0 कैल्विन तक ये होता है। बच्चों ग्राफ हो गया। परम शून्य ताप लॉर्ड कैल्विन के नाम के आधार पर हम इसे कैल्विन ताप भी कहते हैं। समझ गए बच्चों। चलो बच्चों ये हो गए इसमें ताप डिग्री सेंटीग्रेड पैमाने। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जो गैसें होती हैं वो कम घनत्व पर क्या करती हैं, समान प्रकार का आचरण करती हैं, और साथ में P समानुपाती T की व्याख्या करती हैं। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ ली हैं, परम ताप के बारे में, उष्मा के बारे में, और ख़ास बात जो पैमाना था उस पैमाने के बारे में कि कैसे हम डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट को आपस में चेंज कर सकते हैं। अब बच्चों जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसके अंदर हम
तापीय प्रसार की बात करेंगे, या जिसे आप उसमें प्रसार भी कह सकते हैं, कि किस प्रकार से जो पदार्थ हैं वो परिवर्तित हो सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।